नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे ओवरची टीआरडी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ओवरची फाउंडेशन कैसे किया जाता है, मार्किंग कैसे की जाती है और जब भी आप मार्किंग करने जाते हो उस टाइम किस किस ड्राइंग की ज़रूरत रहती है और फाउंडेशन करने का सही तरीका क्या है। सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिससे कभी भी फाउंडेशन करते समय आपसे कोई गलती ना हो। इसीलिए दोस्तों, यदि आप फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको फाउंडेशन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, विदाउट समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी फाउंडेशन करने जाते हो तो वहां पर आपको सबसे मेन बात जो आती है दोस्तों, वो रहती है आपकी चैनेज मार्किंग। तो जब भी आप फाउंडेशन करने जाओ तो चैनेज मार्किंग विशेष ध्यान रखें। जब भी मार्किंग करने जाते हो उस टाइम मार्किंग एकदम सही तरीके से है। मेन आधार मार्किंग ही है। यदि आपकी मार्किंग सही है तो आपका टोटल फाउंडेशन वगैरह सारी चीज़ें सही रहेंगी। दोस्तों, जब भी आप फाउंडेशन करने जाओ तो मार्किंग को विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मार्किंग कैसे करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करने जाओ तो आपके पास जो भी है, आपके पास दो ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक आपका ड्राइंग है दोस्तों, यहाँ पे एक आपके पास एलओपी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपके पास सीएचडी। दोस्तों, जब भी आप जिस किलोमीटर में करने जा रहे हो तो उस किलोमीटर का एलओपी और सीएचडी ड्राइंग दोनों हार्ड कॉपी अपने साथ रखें, जिससे कभी भी स्पेन वगैरह सारी डिटेल्स, आईएमपी कौन सा चैनेज है, कौन से टाइप का फाउंडेशन, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कभी भी जब भी आप मार्किंग करने जाओ इन दोनों ड्राइंग का होना आपके पास अनिवार्य है, जिससे आपको टोटल जो भी मार्किंग करने जा रहे हो उसकी सारी डिटेल्स आपको सीएचडी और एलओपी में मिल जाएगी। दोनों को क्रॉस वेरीफाई कर लें, कहीं दोनों में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करने जाओ दोनों ड्राइंगों का होना बहुत ज़रूरी है और दोनों में पूरी डिटेल्स अच्छे से स्टडी करके चैलेंज मार्किंग सारी डिटेल्स देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, ये तो रही ड्राइंग की बात। ये दोनों ड्राइंग कभी भी आपके पास साथ होनी चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी प्रिंट में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चैलेंज मार्किंग करें कैसे। दोस्तों, जब भी चैलेंज मार्किंग करने जाते हो, जैसा कोई नया लाइन होता है तो दोस्तों, कभी भी जैसे आपको कोई पूरे किलोमीटर का मार्किंग देना है, तो जब भी आपको पूरे किलोमीटर का मार्किंग देना है तो कभी भी जो मार्किंग स्टार्ट करो वो किलोमीटर स्टोन से स्टार्ट करें। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका किलोमीटर स्टोन है। तो जब भी किलोमीटर स्टोन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर इसका चैलेंज, इसका यहाँ पर जीरो होता है। टोटल एक हर एक किलोमीटर पर ऐसा एक किलोमीटर स्टोन लगा रहता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप पूरे किलोमीटर की मार्किंग करो तो किलोमीटर स्टोन से जीरो चैलेंज मान के आगे मार्किंग करते रहे। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक किलोमीटर स्टोन माना। मान लो यहाँ पे मेरा किलोमीटर स्टोन है और यहाँ से मेरा पहला खंभा, मान लो ये पहला खंभा है तो इसका स्पैन 45 मीटर है, ठीक है। ऐसे अगला खंभा मेरा 45 मीटर पे, तो इसी के सेंटर से ऐसे आगे आगे मेजर करता जाऊंगा। जैसे मान लो यहाँ से मेरा पहला स्पैन ये है, फिर दूसरा स्पैन ये है, तीसरा आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके आगे चेक करते जाएंगे। जितना इतना लेआउट में सीएचडी में स्पैन दिया जाएगा, जितना इतना आईएमपी दिया जाएगा, उतना वहाँ पर हम लिखते रहेंगे रेल के ट्रैक पे येलो कलर के पेंट से, जिससे कि आपका वहाँ पर कौन सा टाइप का मास्ट है, कौन सा फाउंडेशन है, उसका आईएमपी कितना है और इनर आउटर क्या है। कभी भी इस ट्रैक पे ये लिख दें, जिससे कभी भी और कोई भी आपके अलावा कोई दूसरा स्टाफ भी आता है तो उसी चैनेज मार्किंग से वो है उस गड्ढे का पिट एग्जीबिशन करके फाउंडेशन करा सके। चलिए दोस्तों, ये तो रहा आपका नया, मतलब पूरे किलोमीटर का मार्किंग देना है। सपोज दैट आधा मार्किंग हो चुका है, आधा आपको देना है, तो उस टाइम क्या करोगे दोस्तों। कभी भी जैसे मान लो मान लो यहाँ पे आपका एक ट्रैक है, समझना, यहाँ पे आपका एक खंभा है, मान लो ये वाला खंभा है, समझ के चलना आप, ये खंभा एक आपका, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी मार्किंग हो चुकी है और आपको अगले वाले की देनी है। तो दोस्तों, इसके सेंटर से आप एलओपी में देख लो या सीएचडी में देख लो, यहाँ से इस खंभे का स्पैन कितना है, जितना स्पैन होगा वहाँ से मेजर करके आप उसका सेंटर का मार्किंग करके वहाँ पर टाइप ऑफ फाउंडेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको आगे इस तरीके से और भी मार्किंग दे सकते हो। तो आपको बेस जो मानना पड़ेगा वो कोई भी एक खंभा मानना पड़ेगा जब आपकी आधी मार्किंग हो चुकी हो। ये तो नया है तो किलोमीटर से स्टार्ट करें। दोस्तों, ये तो रहा आपका मार्किंग के बारे में। चलिए अब जानते हैं मार्किंग करें कैसे। दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करने जाओ तो आपको इनर आउटर बहुत ध्यान से रखना है। और इनर आउटर करते समय दोस्तों आपको क्या है, आपको बाई सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने इनर आउटर सही से नहीं निकाला तो आपका कभी भी फाउंडेशन में गलती हो सकता है, तिरछा हो सकता है। तो साफ सफाई से बढ़िया से अच्छे तरीके से करने के लिए पहली बात, आप कभी भी महसूस करो, मान को चलो आपका आईएमपी यहाँ पर 3 मीटर है। मान लो आईएमपी यहाँ पर 3 मीटर है, ठीक है। 3 मीटर आईएमपी है, तो आप इनर आउटर कैसे निकालोगे, इनर होता क्या है, आउटर क्या होता है, तो हम आपको आगे समझाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी जब भी आप इनर आउटर निकालने जाओ तो कभी भी आपके पास एक टेप होना चाहिए जिससे आप अच्छे से निकाल सको। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जानेंगे इनर आउटर निकालते कैसे।
सपोज दैट ये आपका इनर है, कभी भी ट्रैक के साइड वाला इनर होता है, ये देखो ये आपका इनर है, ठीक है, और ये वाला पीछे वाला साइड का आउटर होता है। आपको इनर में दिख रहा होगा ना, इन साइड कर रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है आपका इनर आउटर होता है, ठीक है दोस्तों। अब इनको निकालेंगे कैसे, ये आपको मैं समझाता हूँ। कभी भी पहले आप मान लो इसका IMP 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर IMP है, ठीक है ना। और जितना भी IMP होता है, जितना भी IMP होता है उसमें 15 प्लस किया जाता है। 15 प्लस किया जाएगा तो 3 15 होगी, ठीक है। 15 प्लस क्यों किया गया, क्योंकि खंभा आपका 300 mm का होता है। जो भी आपका 20 सीरीज के खंभे होते हैं वो आपका 300 mm का होता है, और उसका सेंटर बात किया था 15, मतलब 150 mm का, मतलब 15 सेंटीमीटर का हुआ, इसीलिए आपका 15 ऐड किया गया। तो आपका खंभे का सेंटर आ गया आपका 315, ठीक है दोस्तों। तो IMP में जितना भी आपने प्लस कर लिया तो आपका खंभे का सेंटर आ गया। और दोस्तों मान लो 20 सीरीज का जितना भी फाउंडेशन है, मान लो इसका 80 सेंटीमीटर एक्रॉस वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो है ना एक्रॉस वैल्यू, ठीक है, ये वाली एलोंग वैल्यू होती है, ठीक है। एक्रॉस वैल्यू मान लो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर जितना भी एक्रॉस वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बराबर आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। जितना भी आपका जैसे 40 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पे जितना भी IMP उसको 15 प्लस करके इसमें से उतना ही माइनस करेंगे। मान लो पहले इसमें 40 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आया, 275 आया, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें 40 मैंने प्लस किया, इसी में 40 प्लस किया, ठीक है, तो यहाँ पर आया दोस्तों आपको 355, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो दोस्तों ये आपका इनर और आउटर आ गया। कभी भी जब भी आप इनर आउटर निकालो तो इसी तरीके से जितना भी IMP है, मान लो 3 मीटर IMP बता दिया आपको, वहाँ उसमें 15 प्लस कर दें, और जितना भी एक्रॉस वैल्यू, मान लो 80 सेंटीमीटर एक्रॉस वैल्यू है, उसमें 2 का डिवाइड करके 40 आ गया, ठीक है, ये एक्रॉस वैल्यू होगी। और एक्रॉस वैल्यू में से मैंने क्या किया, 315 में से आपका जो भी आया था उसको 40 माइनस कर दिया, तो आपका ये आपका देखो ये आपका इनर आ गया, और यहाँ पर उसको प्लस कर दिया तो ये आउटर आ गया। ध्यान रखें दोस्तों, इसी तरीके से कभी भी इनर आउटर निकालना है। और जब भी दोस्तों आप इनर आउटर और यहाँ पर सेंटर की मार्किंग करोगे तो सेंटर मार्किंग और करें, तो जो आपको बताऊंगा मैं कि आपको जब भी सेंटर मार्किंग करो तो कैसे करोगे दोस्तों। ये तो तरीका आपका इनर आउटर निकालने का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब भी आप कभी भी मार्किंग दो, इस तरह का पाउडर यूज करके दोस्तों कभी भी मार्किंग दें। इससे क्या रहता है, एक तो आपका इनर आउटर सही हो जाता है, दूसरा लेबर को भी काफ़ी आसानी रहती है और गलती के चांसेस कम रहते हैं। तो जब भी मार्किंग दो आप इस टाइप का पाउडर यूज जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आगे जानते हैं। अब देखिए यहाँ मार्किंग देने वाले लेबर तो आप जानते ज़्यादा एजुकेटेड तो होती नहीं है, तो इसीलिए उनको काफ़ी आराम रहता है कि पाउडर करने से उसी के अंदर में एक तो काम करने की काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है और गलती के चांसेस भी नहीं रहते हैं। जब भी मार्किंग करो तो पाउडर का डालना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, जब भी आप मार्किंग करो एक चीज़ और ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको केबल आ गई, तो जब भी आप मार्किंग करो दोस्तों वहाँ पर केबल डिटेक्टर का यूज जरूर करें, जिससे आपको पता पड़ जाए वहाँ पर कोई केबल है कि नहीं है। मान लो केबल डिटेक्टर आपने यूज नहीं कर पाया, तो आप ऐसे साइडिंग हुई तो फाउंडेशन कर सकते हो उसमें पाइप लगा कर। यदि ऐसा कुछ सेंटर में कुछ हुआ तो दोस्तों जब भी सेंटर में कुछ ऐसा केबल आ जाता है, मान लो यहाँ पर सेंटर में केबल आ गई स्कॉल के टाइम में, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, मान लो ये वाली केबल है ये बीच में आ गई तो स्कॉल तो बिठा नहीं सकते आप। तो ऐसी स्थिति में आप डिजाइनर से बात करके जो भी उसको डिजाइन किया है वहाँ पर उसका इम्प्लाइनेशन बढ़ा के आप एज पर साइड कंडीशन इम्प्लाइनेशन बढ़ा के फाउंडेशन कास्टिंग कर सकते हो। दोस्तों कभी भी ध्यान रखें, सिग्नल लिंक का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका कभी भी एग्जीबिशन करते हैं उसमें ध्यान रहे। मान लो ऐसा फ्रेश कास्टिंग सारा गड्ढा फ्रेश है तो आप कास्टिंग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे मार्किंग करने से क्या क्या फायदे हुए। जैसे हमने ये मार्किंग कर दी, एक तो लेबर को काफ़ी आसानी हुई और गड्ढा आपका एग्जीबिशन अच्छे से हो गया। तो कभी भी इनर आउटर गलती नहीं होती है, तो ऐसे कभी भी मार्किंग करें। ये था मार्किंग के बारे में। अब जानेंगे हम कास्टिंग के बारे में, कास्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो B12 फाउंडेशन के बारे में, जो कि 2x25 kV में फाउंडेशन किया जा रहा है, ठीक है। 2x25 में आपका B7 आप देखो नॉर्मल सिंगल लोकेशन के लिए B175 मास्ट, उसके लिए B7 फाउंडेशन यूज किया जा रहा है। B200 मास्ट आपका एंटी ग्रिप या एंकर लोकेशन के लिए जो भी एंटी ग्रिप वाला है वहाँ B10 यूज किया जा रहा है। और B12 जहाँ आपका BW लोकेशन के ये 2x25 kV में फाउंडेशन यूज किए जा रहे हैं। इसमें आपका B175 का मास्ट यूज किया जाएगा, इसमें B200, इसमें B225। तो 2x25 के में ये हैवी स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2x25 के B12 फाउंडेशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम जहाँ जानेंगे, जब भी आप फाउंडेशन करने जाओ तो सबसे मेन बात तो दोस्तों ये आती है कि
कि आपको स्कॉल कैसे बिठाना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिठा हुआ है, तो हम आपको समझाते हैं कैसे स्कॉल बिठाना है आपको। तो कभी भी जैसे आपको समझाते हैं अगली वाली स्लाइड में, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप कास्टिंग करने जा रहे हो उससे पहले मेन बात तो ये आती है कि आपको पैडिंग कितना करना है। तो पैडिंग क्या होती है, स्कॉल बिठाने से पहले जो भी पैडिंग की जाती है उसको पैडिंग बोला जाता है। तो जब भी आप, जैसे आपका B12 की बात कर रहे हैं, तो B12 में आपका टोटल जो कास्टिंग है वो आपकी 210 रहता है, 210, ठीक है, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। और जिसमें आपका स्टेप डिस्टेंस रखते हैं 50, टोटल आपका 260 हुआ, ठीक है दोस्तों, टोटल 260 हुआ, रेल लेवल से डिस्टेंस हुई है। और जब भी आपको स्कॉल बिठाना होता है रेल लेवल से 185 पे बिठाना है, रेल लेवल से 185 पे स्कॉल बिठाना होता है। जब आप बिठाओगे इधर तो आपको यहाँ पर पैडिंग जो निकली वो आपका इसमें से माइनस करेंगे, 260 में से आपका 185 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके 75 सेंटीमीटर का आपका पैडिंग होगी। तो कभी भी स्कॉल बिठाने से पैडिंग जरूर निकाल लें, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बेस्ट यही ऑप्शन है कि जितना आपका जो कैलकुलेशन की है, आपको जितना भी कास्टिंग है उसमें 50 सेंटीमीटर आपका स्टेप डिस्टेंस से प्लस कर दें। और उसके बाद जो भी आपको बिठाना होता है स्कॉल 185 पे स्कॉल बिठाना होता है। तो 185 स्कॉल बिठाने के बाद आपको क्या करना है, तो जो भी हमारी डिस्टेंस निकली थी उसमें से 185 माइनस कर दें और आपकी टोटली आपकी कितनी पैडिंग करनी है वो निकल के आ जाएगी। तो स्कॉल बिठाने से पहले कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कैसे आपको कितनी पैडिंग करनी होती है। कौन से भी टाइप का फाउंडेशन हो, पहले उसका टोटल वैल्यू निकालना है, उसकी कास्टिंग कितनी है, प्लस उसमें स्टेप डिस्टेंस प्लस कर दे, जितने 50 स्टेप डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपका रेल लेवल से 185 पर स्कॉल बैठाया जाता है। तो 185 उसमें से जो वैल्यू आई उसमें माइनस कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उतनी उसकी आपकी पैडिंग की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको पैडिंग करना है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों अब बात आती है स्कॉल बिठाने की। ये तो रही पैडिंग की, पैडिंग के बाद स्कॉल बिठाने की बारी आती है। तो स्कॉल कभी बिठाओ तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको स्कॉल कभी बिठाना है तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ऑयल आता है, ब्लैक कलर का यूज पूरे स्कॉल पर लगा लेना है। उससे क्या रहता है, स्कॉल आसानी से निकल जाता, नहीं तो फाउंडेशन के अंदर फंस जाएगा। तो पहली बात तो ये है, इस पर वो करना चाहिए। दूसरी बात, स्कॉल बिठाते समय क्या क्या नियम ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्कॉल बिठाते समय हमने जो सेंटर मार्किंग की थी वो मार्किंग और आपका स्कॉल का सेंटर दोनों का मैच करना चाहिए, जिससे कि आपका फाउंडेशन एकदम अच्छे तरीके से सेंटर मैच कर जाए और आपका स्कॉल तिरछा ना बैठे। स्कॉल तिरछा बैठा दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है हम आपको आगे स्लाइड में बताते हैं। दोस्तों कभी भी आपको ब्लैक कलर से पेंट कर लेना है। और दोस्तों जब भी आप फाउंडेशन करने जाओ, जब भी आप फाउंडेशन स्कॉल बिठाने जाओ तो आपको क्या है, पहले बाई सेक्शन मार्किंग करनी है। अब जैसे समझना, ये स्कॉल का सेंटर यहाँ पे है, ये स्कॉल का सेंटर है और मान लो हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्किंग दी थी। अब इसका वैल्यू इसका ये इस वाली ट्रैक पर निकालना है दोनों, क्योंकि तीनों सेंटर बराबर मिलने चाहिए। यहाँ पे सेंटर, अब यहाँ पर हम मार्किंग की नहीं तो इसके सेंटर निकालने के लिए हमें बाई सेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ से एक टेप रखें और इधर की तरफ एक वैल्यू मेजर करें, जितनी वैल्यू आती है सेम उसके इधर की तरफ करें, उस वाले दूसरा ट्रैक पे इन दोनों को वैल्यू को आपस में मेजर कर लें, इन दोनों वैल्यू को आपस में मेजर कर लें जहाँ तक ट्रैक टच होता है, जहाँ तक, ठीक है। उन दोनों को मेजर कर लें। मान लो दोनों, इन दोनों की डिस्टेंस आई आपकी 3 मीटर आई, तो इसका आधा हुआ, मान लो 3 मीटर आ तो उसका आधा करेंगे तो आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हुआ आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1.5 मीटर हुआ है ना। तो 1.5 मीटर जहाँ पे जितना भी हुआ तो आपका सेंटर मार्क कर लें, वही आपका सेंटर हुआ। तो इस सेंटर से यहाँ पर लाइन डोरी डालें और यहाँ तक इसका मैच करें। अभी दोनों ये सारी चीज़ मैच कर जाएंगे तो आपका स्कॉल एकदम सीधा बिठ जाएगा। तो जब भी स्कॉल बिठाने से पहले बाई सेक्शन मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और जो भी सेंटर आया, जितना भी आपका एलोंग वैल्यू है उतना मार्क कर दें। जैसे यहाँ पे मान लो B12 का जो आपका एलोंग वैल्यू 250 रहता है, तो आपका 1.25 इधर मार्क कर दें और 1.25 इधर मार्क कर दें। और उसकी सीध आपकी शटरिंग का यहाँ पे मान लो, यहाँ पर शटरिंग आएगी, यहाँ पर शटरिंग आएगी, यहाँ शटरिंग आएगी, तो शटरिंग को मैच कर दें। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से एक तो स्कॉल बैठ जाएगा, दूसरा आपकी शटरिंग भी प्रॉपर बैठ जाएगी। तो कभी भी स्कॉल बिठाने से पहले आप सेंटर मार्किंग बाई सेक्शन जरूर कर लें, जिससे कोई गलती ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कभी भी चेक करना है।
ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका स्कॉल बिठाने की बात। अब स्कॉल आपने बिठा लिया, उसके बाद आपको कास्टिंग कर देना है। और दोस्तों बात ध्यान रखें, जब भी आप स्कॉल बिठाओ उससे पहले जो पैडिंग की है उसमें एक बार वाइब्रेटर का यूज जरूर कर लें, और एवरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में एक बार आपको वाइब्रेटर का यूज करना है कास्टिंग होने के बाद। उससे क्या रहेगा, उसके अंदर जो भी एयर गैप है वो सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा इसकी बात। आगे चलते हैं। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने पूरा स्कॉल बैठा दिया, सारी चीज़। वाइब्रेटर इस तरीके से आपको ये वाइब्रेटर होता है जो पूरा कंपन उत्पन्न करता है। इससे जितने भी एयर प्रेशर रहते हैं या मिक्सिंग अच्छे से बढ़िया से कर देता है। तो कभी भी आपको एक तो स्कॉल भी एकदम बढ़िया फिनिशिंग आती है। तो वाइब्रेटर का यूज एवरी 30 से 40 सेंटीमीटर आपको यूज़ करना है जिससे कोई दिक्कत ना है। ठीक है दोस्तों, और कभी भी आपको जब भी एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप फाउंडेशन करने जाओ तो वाइब्रेटर के साथ साथ इसको 30 से 40 सेंटीमीटर कास्टिंग होने के बाद एक बार इस स्कॉल को मूवमेंट जरूर कर लें, नहीं तो ये फंस जाता है। चारों तरफ से एकदम राउंड तरीके से इसको एक बार घुमा जरूर दें 30 से 40 सेंटीमीटर कास्टिंग होने पर, और हल्का हल्का जैसे जैसे कास्टिंग बढ़ता जाए वैसे ही उसको लिफ्टिंग करते जाए। ऐसा नहीं किया तो स्कॉल फंसने के चांसेस रहते हैं और काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। इसलिए फाउंडेशन कास्टिंग होने के साथ साथ स्कॉल को भी हम थोड़ा सा लिफ्टिंग करते रहें। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका कास्टिंग होने का। ठीक है, कास्टिंग होने के लिए अब बात आती है, कास्टिंग करते समय आपको कौन सा ग्रेड क्वेश्चन आ जाता है, क्या एम जो भी वो फाउंडेशन किया था उसको कौन सा ग्रेड यूज किया था, तो उसमें M10 ग्रेड यूज किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, दूसरा M10 ग्रेड का रेशियो क्या रहता है, तो 1, 3 और 6 का रेशियो रहता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सीमेंट का रेशियो क्या रहता है, तो 4.48 का सीमेंट का रेशियो रहता है। ठीक है, 4.48 का सीमेंट का रेशियो रहता है। ठीक है, जैसे आपको मान लो B12 फाउंडेशन है, जो भी फाउंडेशन है तो उसका पहले लंबाई, जितना भी लंबाई है उसका लंबाई गुणा, मान लो मेरा सपोज है, मान के चलो मेरा B12 का 4.2 आता है पूरा वैल्यू, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मान लो जो भी है, मान लो सपोज है, तो उसमें 4.8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जितनी भी वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 17.5 के आसपास आएगी या 18 के आसपास आएगी, तो मान लो 18 बैग मान लो, 18 बैग मान लो, 18 बैग सीमेंट लगेगा इसमें। तो जितने मल्टीप्लाई आए तो सीमेंट निकालने के लिए कभी भी ऐसा करना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो गिट्टी यूज की जाती है 40 mm की आपकी एग्रीगेट यूज की जाती है, 40 mm की। ठीक है, और M10 रेशियो यूज किया जाता है। ठीक है ना, सीमेंट और आपके सैंड भी यूज की जाती है। सैंड काफ़ी टाइप की होती है, रिवर सैंड, चंबल सैंड, और भी बहुत सारी रहती है। तो जो भी रेलवे अप्रूव करता है वो वाली सैंड यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी फाउंडेशन के बारे में। चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं, जो भी बैलेंस रहा है कभी भी फाउंडेशन करते हैं आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, अब देखिए जो भी फाउंडेशन बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपके बी टाइप के होते हैं, BG टाइप के होते हैं, और भी टाइप के होते हैं। आज हमने डिस्कस किया बी टाइप के। ठीक है, बी टाइप कहाँ किया जाता है, जहाँ उसका शोल्डर रहता है, मतलब जहाँ पर पीछे की साइड में मिट्टी का काफ़ी भराव रहता है, वहाँ पर बी टाइप का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है फाउंडेशन के टाइम में। सॉइल की क्वालिटी चेकिंग करनी पड़ती है, विंड प्रेशर देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आगे हम इस वीडियो में, आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे टोटल फाउंडेशन का डिसीजन कैसे किया जाता है। सारी चीज़ें धीरे धीरे स्लोली, एक वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका बी टाइप के जो फाउंडेशन किया जाता है वो B150, B175, B200, B225 मास्ट के लिए या B250 मास्ट के लिए आपको बी टाइप का फाउंडेशन यूज़ किया जाता है। काफ़ी वीडिंग, इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कभी भी आता है जो आपका 300 सेंटीमीटर से कभी भी इसका शोल्डर विड्थ कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी 11,500 kg होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी भी आ जाता है, ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात जानते हैं कुछ फाउंडेशन के बारे में और रिलेटेड अच्छे तथ्य। तो दोस्तों कभी भी आप कास्टिंग करने जा रहे हो तो पहले उसका इम्पीडेंस लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है। तो इम्पीडेंस मतलब जो भी फाउंडेशन खंभा अंदर जाता है, मान लो ये खंभा अंदर गया, ठीक है, तो इम्पीडेंस लेंथ इसकी 1.35 रहती है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, इम्पीडेंस लेंथ मतलब खंभा कितना अंदर जाता है फाउंडेशन के अंदर। तो जो भी स्कॉल बिठाते हैं उसके अंदर स्कॉल आपका एक 1.35 उसकी डिप्थ में मिलनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रेल लेवल है, रेल लेवल से फाउंडेशन जितना टॉप तक का जितना दूरी है उसको स्टेप डिस्टेंस बोला जाता है, वो 50 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात को। कभी भी फाउंडेशन आपका ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखें। कभी भी जब भी फाउंडेशन करने जाओ, ये बहुत विशेष जानकारी है जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, एलोंग वैल्यू देखिए, जैसे ट्रैक के साइड चल रही है वो एलोंग वैल्यू होती है, और ये वाली जो क्रॉस कर रही है उसको क्रॉस वैल्यू होती है, और इसकी ये पूरी हाइट होती है। ठीक है, तो कभी भी
आप ध्यान रखें ए, अब ये आपका ए वैल्यू है, ठीक है, ये वाला आपका बी वैल्यू है, ठीक है, और आपकी ये वाली हाइट है। अब आपको बताता हूँ, आगे समझाता हूँ अच्छी तरीके से ABH क्या होता है, वॉल्यूम चार्ट में कैसे पहचाना। तो दोस्तों सपोज और यहाँ पर B12 फाउंडेशन के बारे में जान रहे थे हम। B12 फाउंडेशन ए वैल्यू देखो, ए वैल्यू मतलब होता है इसका एक्रॉस वैल्यू, जैसा मैंने आपको बता दिया ये एक्रॉस वैल्यू है। बी मतलब होता है उसका चौड़ाई, मतलब आपका एलोंग वैल्यू। ध्यान रखें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को ए बी समझ में नहीं आता है। और एच मतलब होता है उसका हाइट, ये उसका हाइट है। हर एक में, हर एक टाइप का जो भी फाउंडेशन हो उसमें ABH चेक कर लें क्या है, और उसके बाद वॉल्यूम आपका, ये आपका वॉल्यूम आया इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंक्रीट फाउंडेशन है, मफ के साथ वॉल्यूम आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये मफ के साथ वॉल्यूम ये आएगा आपका, ये वाला मफ के साथ और ये बिना मफ के है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें आप इसको। ये वाला जो मफ, जो वॉल्यूम है वो आपका नॉर्मल मफ के साथ है, ध्यान रखें, सॉरी मिस्टेक हुआ। तो ये मफ वॉल्यूम नॉर्मल मफ के साथ है, और ये आपका BWA मफ के साथ है, ठीक है, BW मफ रहता है जो बड़ा वाला, ठीक है, 0.08 वाला मफ। तो 0.02 मफ रहेगा तो उसका वॉल्यूम ये आएगा टोटल, और 0.08 वाला रहेगा तो ये वॉल्यूम उसका टोटल आएगा। ध्यान रखें दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, जब भी है ये आपका ड्राइंग नंबर है, ये आपका ड्राइंग इंस्पेक्शन आप देख सकते हो वॉल्यूम चार्ट में, ठीक है दोस्तों। कभी भी आप फाउंडेशन करने जा रहे हो तो फाउंडेशन का वॉल्यूम चार्ट चेक कर लें, उसका एलोंग क्रॉस और हाइट कितनी है, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम आए इसमें 4.48 का मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आपका सीमेंट का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका एलोंग क्रॉस और कास्टिंग करने का सारे तरीके, ठीक है दोस्तों। ये आपके फाउंडेशन है। अब आपको यहाँ पर और समझा देता हूँ, मान लो ये इधर ट्रैक है, अब आपको ट्रैक आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ पर 250 दिया था ना, 250, तो ये वाली वैल्यू आपकी 250 है, इसको एलोंग बोला जाता है। ये वाली वैल्यू 80 सेंटीमीटर, इसको एक्रॉस बोला जाता है। ये डिप्थ, इसकी डिप्थ जो गहराई है इसकी 1.35 होनी चाहिए, ध्यान रखें 1.35, ठीक है। इसकी हाइट जो कास्टिंग है, टोटल कितनी कास्टिंग है इसकी, पूरा पैडिंग मिला के सारे मिला के, तो उसकी 210 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फाउंडेशन करते समय ध्यान रखना, अच्छी तरीके से ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखेंगे, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ दोस्तों। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी डाउट्स रहेगा हम आपको PPT, कुछ भी PDF पढ़ने स्टडी करने के पर्पज़ से कोई मटेरियल की ज़रूरत होगी हम आपको हेल्प करेंगे। आप व्हाट्सएप में कीजिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।